निर्देश अनुसार सोमवार 1 जून से पूरे देश में लागू हो गया है, जो 30 जून तक जारी रहेगा। लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 नाम दिया गया है। बहरहाल नए दिशा निर्देशों के मुताबिक केंद्र सरकार ने 1 जून से लॉकडाउन में काफी हद तक ढील भी दी है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद कई राज्यों ने दूसरे राज्यों से आने जाने वाले लोगों के लिए सीमा खोल दी है और इंटर स्टेट परिवहन को मंजूरी दे दी है। अंतर राज्य यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लॉकडाउन में छूट देने का रास्ता साफ करते हुए राज्य के अंदर और अंतर्राज्य आवाजाही पर रोक को भी हटा दिया गया है। मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से नहीं देखता हूँ। जिस तरीके से इस समय केसेस बढ़ रहे हैं देहरादून जैसे शहर में, छोटा सा शहर है और यहाँ कम्युनिटी स्प्रेड होने के बहुत बड़े चांसेस हैं, तो गवर्नमेंट को छूट घटा देनी चाहिए थी बढ़ाने की बजाय। खासकर बाज़ारों का समय जो 7 से 7 किया गया है उसको 7 से 4 या 7 से 2 कर देना चाहिए, ताकि लोग घरों में रहें और सुरक्षित रहें। कुमाऊं आयुक्त अरविंद सिंह हिरंकी ने रामनगर पहुंचकर क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण किया है। मंडला आयुक्त ने द ग्रैंड सामशारा पर्यटक आवास गृह में बने क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ ही मास्क का प्रयोग किया जाए, नियमित सैनिटाइजेशन कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम करें। उन्होंने क्वारंटाइन सेंटरों में साफ सफाई, रहने खाने की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए। आयुक्त अरविंद सिंह हिरंकी ने अधीनस्थ कर्मचारी, अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, मीडिया कर्मियों को भी सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ ही मास्क का प्रयोग करने और स्वस्थ रहने की अपील करी है। केंद्र में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के 1 साल के कार्यकाल पूरे होने पर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने देश में विभिन्न योजनाओं से देश के नागरिकों को लाभ दिया है। लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन, स्वच्छता रखने के लिए हर घर को शौचालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कन्या धन योजना का लाभ दिया है। साथ ही गढ़वाल सांसद का कहना है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रधानमंत्री ने समय पर लॉकडाउन किया और हर घर में राशन मुहैया भी करवाया। लॉकडाउन की वजह से राजधानी में पॉलीथीन का जमकर उपयोग किया जा रहा है। नगर निगम ने ये ढील लॉकडाउन की वजह से दी थी, लेकिन अब जिस तरीके से लॉकडाउन में ढील दी जा चुकी है, उसके बाद फिर से पॉलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लग सकता है। देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि इस वक्त राजधानी में पॉलीथीन का जमकर उपयोग किया जा रहा है। शासन की ओर से भी आदेश जारी किए गए थे कि लॉकडाउन की अवधि में ज्यादा सख्ती ना की जाए, लेकिन इस वक्त लॉकडाउन में काफी ढील दी गई थी। इसलिए अब राजधानी का जो पॉलीथीन मुक्त सपना था उस ओर कदम बढ़ाया जाएगा और शासन से बात करके फिर से पॉलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगेगा। जो हमारा ये कोरोना की महामारी चल रही है, इसलिए पूरी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई। तो हमारे चीफ सेक्रेटरी जी ने भी एक आदेश किया था कि जब तक ये वायरस, ये प्रकोप, इससे जो लॉकडाउन चल रहा है, तब तक ये प्लास्टिक की व्यवस्था, जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा, जब नई व्यवस्था होगी तो फिर उसको दोबारा से जो है हम माननीय चीफ सेक्रेटरी से भी कहेंगे कि जो प्रतिबंध आपने इसको खुला है उसको एक तो प्रतिबंध लगाया जाए। ऊधम सिंह नगर में जिले में कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए जिले की पुलिस अब और भी सख्त हो गई है। जिले के कप्तान द्वारा 2200 एसपीओ को जिले में तैनात कर दिया गया है। साथ ही एसपीओ की एक आईटी की टीम भी तैयार की गई है, जो बॉर्डर से एंट्री करने वाले लोगों का डेटा एंट्री कर उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग और फील्ड में तैनात पुलिसकर्मियों को उपलब्ध करवाएगी, ताकि होम क्वारंटाइन किए गए लोगों को मॉनिटरिंग सही तरीके से की जाए। एसपीओ की नियुक्त पुलिस एक्ट के अनुसार एसएसपी द्वारा की गई। यदि कोई व्यक्ति एसपीओ के कार्य में बाधा डालता है तो जो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। प्रथम टास्क जो है कंट्रोल रूम में जो हमने आईटी टीम बनाई है, उसको यही दिया है कि जितने भी बैरियर पे गाड़ियां आ रही हैं
उसमें उनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। जो कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनको क्वारंटाइन नहीं होना है, जैसे गुड्स कैरियर जो ट्रक हैं उनको क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं है, उसमें MHA के आदेश हैं कि वो आ सकते हैं, जा सकते हैं, उनको क्वारंटाइन नहीं होना। इसमें दूसरी श्रेणी की गाड़ियाँ हैं जो सरकारी पास लेके आ रहे हैं, बसों में आ रहे हैं। उसके बाद थर्ड श्रेणी की गाड़ियाँ हैं जो हमें पता नहीं है कि वो गाड़ी में वो पास लेके आ रहा है या किसी और ज़िले का पास है जिसकी सूचना हमारे पास पूर्व में नहीं है। तो हमने इन सारी को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है, और जो बैरियर से इस तरह की गाड़ियाँ आएंगी जिसकी सूचना हमारे सिस्टम में पहले नहीं है, उस गाड़ियों की एंट्री ये लोग जो है उसको एंटर करेंगे सिस्टम में। नैनीताल जिले में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के चलते बाबा नीम करौली धाम में विगत 56 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है जब लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के चलते कैची धाम में मंदिर के स्थापना दिवस पर मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा। इससे पहले हर साल लगातार 15 जून को कैची धाम में बाबा के भक्तों के लिए विशाल मेला लगता था, जिसमें देश दुनिया से लाखों की संख्या में बाबा के दरबार पर मत्था टेकने श्रद्धालु कैची धाम पहुंचते थे। लेकिन इस बार दुनिया जहान के भक्तों को निराशा हाथ लगी है। नीम करौली बाबा दरबार में हर साल जून के महीने में नीम करौली बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था। मंगलौर के निजामपुर हरचंदपुर गांव में बेटे के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में गांव पहुंची पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 2 तमंचे भी बरामद किए गए। पुलिस ने दोनों बाप बेटियों को न्यायालय में पेश किया। दरअसल मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के हरचंदपुर निजामपुर गांव में बाप बेटों के बीच भूमि विवाद चल रहा था, जहां खेत में पहुंचने पर दोनों के बीच जमकर मारपीट होने लगी, जिसमें दोनों घायल हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कोतवाली बंगलौर क्षेत्र अंतर्गत एक वीडियो वायरल होने पर जिसमें कि एक व्यक्ति को 2 व्यक्तियों ने पकड़ा हुआ है और एक व्यक्ति के हाथ में तमंचा है, उक्त की जांच की गई। इस संबंध में पिता पुत्र के मध्य जमीनी विवाद होना प्रकाश में आया। उक्त दोनों पिता पुत्रों को जब हिरासत में लिया गया तो उनके पास से तमंचे बरामद हुए, जिस संबंध में 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर दोनों का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। कोटद्वार में अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ लाइव वीडियो कवरेज करने के लिए नदी पर गए पत्रकार पर खनन कारोबारियों ने जानलेवा हमला कर दिया। खनन कारोबारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कोटद्वार थाने के अंतर्गत सीओ कोतवाल के सामने भी पत्रकार पर हमला बोल दिया, जिसे तत्परता के साथ पुलिस ने रोक दिया, वरना कोटद्वार कोतवाली के अंदर शर्मनाक घटना घटित हो जाती। पत्रकार के अनुसार हमला सत्ताधारी दल से जुड़े कारोबारियों द्वारा करवाया गया। इस मामले को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोटद्वार में खनन कारोबारियों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं। मैंने इनके पाँव पकड़ के अभी पाँव पकड़ लिए, मैंने कहा इनके हाथ में सबके पिस्टल थी। कल शाम के समय पे राजीव गौड़ नामक एक व्यक्ति अपने 3-4 साथियों के साथ सुकरो नदी में गए थे। वहाँ खनन का कारोबार चल रहा था। वहाँ खनन के कारोबार में उनके द्वारा हस्तक्षेप किया गया कि ये गलत हो रहा है। इस चीज़ को लेकर वहाँ वाद विवाद हो गया। वाद विवाद इतना ज़्यादा हो गया कि दोनों पक्ष में से एक व्यक्ति चोटिल हो गए। उनका पुलिस फोर्स की मदद से बीच बचाव कराया गया। इसके बाद दोनों की बात सुनी गई। दोनों के अभियोग दर्ज किए गए हैं संगीन धाराओं में, और बहुत शीघ्र ही इसमें दोनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 1 जून से केंद्र सरकार के आदेश पर अनलॉक जारी किया जा रहा है, जिसको लेकर आम नागरिकों की राय ली गई, जिसको लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने बहुत सोच समझकर अनलॉक 1 के मद्देनजर फैसला लिया है। इससे गरीब दुकानदारों को बहुत राहत मिल सकती है, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। केस तो कोरोना के बढ़ ही रहे हैं, सभी जानते हैं, लेकिन खोलने से जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, लोग उद्योग हैं, उन्हें बड़ा सहारा मिला है और छोटे दुकानदारों, छोटे व्यापारियों में इसकी एक खुशी भी है क्योंकि व्यवस्था बड़ी डाउन हो गई हमारे देश की। लोगों के घर में खाने को नहीं है, दो तीन महीने हो गए बंद हो गए मार्केट को। लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनका डेली का 400 से 500 रुपये कमाने का वो था, तो सब बंद कर गया है। इस फैसले से गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। अब पूरा टाटा उनके पास होगा और व्यापारियों में तो हर्ष की लहर है। छोटे व्यापारियों में भाई उनका रोजगार चलेगा तो घर का खर्चा चलेगा। रुड़की के भगवानपुर थाने के छापुर शहर अफगानपुर में शनिवार रात में एक अधेड़ व्यक्ति लापता हो गया। जानकारी के अनुसार जब अधेड़ व्यक्ति घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने तलाश की, लेकिन काफी तलाश के बाद जब वह नहीं मिला, जिसके बाद अगली सुबह एक खेत में अधेड़ का शव मिला, जिसकी सूचना पर परिजनों को मिली तो आनन फानन में परिजन खेत की तरफ भागे। शव को देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं वह मौके पर पहुंचे एसपी देहात सोन किशोर सिंह ने बताया कि मिलने की सूचना मिली थी, जिसकी बारीकी से जांच करी जा रही है। ऊधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में नानक मत्ता जा रहे बाइक सवार पति पत्नी को बस ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। बता दें कि नानक मत्ता के पास ड्यूटी मोड़ पर बस वाले ने बाइक सवारों को टक्कर मारी, जिससे पति की अस्पताल पहुंचने पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी को सितारगंज हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हल्द्वानी सुशीला तिवारी रेफर किया गया था और रास्ते में ही पत्नी ने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में 2 मरीजों को लाया गया था। एक पेशेंट का नाम मनजीत सिंह था, एक का नाम गुरनाम कौर था। दोनों हस्बैंड वाइफ थे। ये पंडरी से अपने यहाँ नानक मत्ता जा रहे थे, इनका घर है। तो इनका बस से एक्सीडेंट हुआ। ये लोग बाइक से थे। अब जो मनजीत सिंह है, इनके टांग में फ्रैक्चर था, हाथ में भी फ्रैक्चर था। बेहोशी की अवस्था में लाए गए थे अस्पताल में। और इनकी जो वाइफ थी गुरनाम कौर, ये भी बेहोशी की हालत में थी। इनकी दाई टांग में फ्रैक्चर था और पूरी टांग फटी हुई थी, मतलब उसमें ओपन इंजरी थी। अब इन दोनों को हम रेफ़र किया गया था, उपचार कर रहे थे इन लोगों का, जिसमें से मनजीत सिंह की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी। उन्होंने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। और जो इनकी वाइफ है गुरनाम कौर, इनको हमने हल्द्वानी में रेफ़र कर दिया है। ऊधम सिंह नगर जिले को टिड्डियों के प्रकोप से बचाने के लिए कृषि विभाग द्वारा व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। ग्राम स्तर से लेकर विकास खंड तक तमाम अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से टिड्डियों से बचने के उपाय और जागरूक किया जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद टिड्डी अब उत्तराखंड की ओर रुख कर सकता है। इसी को लेकर कृषि विभाग भी अलर्ट पर है। फूड बाउल क्षेत्र ऊधम सिंह नगर में भी किसानों को टिड्डी का डर सता रहा है। उनका कहना है पहले मौसम की मार ने किसानों की कमर तोड़ दी थी और अब अगर टिड्डी जिले में दस्तक देता है तो किसानों की फसल तबाह हो जाएगी। अब इसके लिए जिला कृषि विभाग द्वारा टिड्डी से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कृषि विभाग द्वारा टिड्डी से बचने के लिए किसानों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। यही नहीं, प्रत्येक ब्लॉक में 10 से 15 किसानों को चिन्हित करते हुए उनकी सूची तैयार कर ली गई है, जिनके पास ट्रैक्टर, स्प्रे मशीन मौजूद है, ताकि जरूरत पड़ने पर दवा का छिड़काव किया जा सके। ग्राम स्तर पर कोऑपरेटिव और गन्ना विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया है। पंचायत स्तर पर कृषि और उद्यान विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया है। विकास खंड स्तर पर विकास खंड अधिकारी को तैनात किया गया है। काशीपुर और रुद्रपुर में मॉनिटरिंग के लिए 2 कंट्रोल रूम तैयार किए जा रहे हैं, जबकि मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय में जिले का कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है। राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा, पंजाब तक पहुँच चुका है। उत्तराखंड के किसान भी डरा हुआ है
तो यहाँ के किसान के लिए इस प्रदेश के कृषि विभाग को, प्रदेश की सरकार को समय रहते किसानों को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि किसान इसमें कैसे अपने सावधानी बरतें। और साथ ही जो छिड़काव है दवाइयों का, इन दवाइयों की पर्याप्त मात्रा में सरकार को निःशुल्क किसानों को देना चाहिए कि अगर टिड्डी का प्रकोप आए तो किसान के ऊपर इसका असर ना पड़े, किसान छिड़काव भी करे। और उसमें तो किसान बर्बाद हो जाएंगे, आगे कुछ नहीं बचा है। जो आगे इतनी बरसात हो, गेहूँ निकली नहीं है, अब ये टिड्डी दल आ गया, ये अगर ये चल गया तो ख़त्म कर देगा सब कुछ। तो किस तरीके से मांग करते हैं प्रशासन से? अब इसमें सरकार संयोग करे, कुछ दे किसानों को कुछ सहायता, तो तभी कुछ होगा। जिला कृषि अधिकारी अभय सक्सेना ने बताया है कि टिड्डी के हमले से बचने के लिए जिले में संपूर्ण तैयारी कर ली गई। हमारा जो कृषि संरक्षण अधिकारी का कार्यालय है काशीपुर में और रुद्रपुर में, वहाँ भी हमारा कंट्रोल रूम रहेगा और जिले का कंट्रोल रूम मुख्य कृषि अधिकारी के यहाँ रहेगा। ये सारे इनके मोबाइल नंबर वगैरह भी हमने सर्कुलेट कर दिए हैं कि अगर कहीं से भी कोई संभावना नजर आती है तत्काल इसका इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए और जिससे कि हम तत्काल इस पर कार्रवाई कर सकने पर अपना इसका कंपनी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कंपनियों के बफर भी हैं, तो ये दवाइयाँ भी हमारी जनपद में अच्छी अवेलेबिलिटी ठीक ठाक। अब देखना होगा कि टिड्डियों के हमले से उत्तराखंड के किसान कैसे अपनी फसलों की सुरक्षा करते हैं और अगर ऊधम सिंह नगर जिले में टिड्डी का हमला होता है तो कृषि विभाग द्वारा की गई तैयारियां कितनी कारगर साबित होंगी। रुद्रपुर से के न्यूज के लिए शाहिद खान की रिपोर्ट। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।